हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज 24 जुलाई मंडे को हम फिर से अपने द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और ये एनालिसिस का वीडियो यूपीएससी 2023 और 2024 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका स्वागत करते हैं परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे। और आपको हम बता दें कि ये जो द हिंदू का एनालिसिस आता है डेली का, इसमें हम करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक दोनों चीजें कवर करते हैं एंड वी गो थ्रू द एवरी डायमेंशन ऑफ दिस न्यूज़पेपर। और कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है जो हम छोड़ते हैं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो न्यूज़ यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लाइक जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो यूपीएससी से, बस वो एक न्यूज़ छोड़ देते हैं हम। बाकी हम पूरा अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं और हर एक न्यूज़ को बहुत ही सही तरीके से सही मायने में एक्सप्लेन करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, उसके फोरग्राउंड में जाते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका वे फॉरवर्ड, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया तो कंक्लूजन कैसे लिखना है, और क्वेश्चन में अगर ये न्यूज़ है तो क्वेश्चन के बॉडी पार्ट्स में क्या क्या लिखना है। इस न्यूज़ के हर एक एडिटोरियल में हम ये देखेंगे कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो प्रीलिम्स में आपका स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में स्टेटमेंट कैसे बन सकता है न्यूज़ से, और क्वेश्चन ये जो एडिटोरियल्स आते हैं इसका बॉडी का पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला न्यूज़ है, इट्स फ्रॉम द मणिपुर अगेन। मणिपुर हैज बीन ऑन द वायलेंस फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट मोर देन 2 मंथ्स एक्चुअली, ठीक है। तो अब जितना भी टाइम हो रहा है वायलेंस का, हमने मणिपुर के इशू को 2 बार अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, हमारे द हिंदू के एनालिसिस में। प्लस मणिपुर क्राइसिस पे एक फुल वीडियो आएगा जो ही ये क्राइसिस ओवर होगा, जो ही वहां पे लॉ एंड ऑर्डर वापस एस्टैब्लिश हो जाएगा, देन फुल एनालिसिस का एक वीडियो आ जाएगा, वो हम देखेंगे। नाउ द थिंग इज कि 13,000 पीपल, 13,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन द थिंग दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन असल में होता क्या है, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और कैसे हम इसको समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और आज ही के डिस्कशन में हम इसको क्लियर करेंगे अपने आप को भी, और ताकि हमें दोबारा से ये बार बार ऐसा इशू ना आए हमारे साथ कि हम इसको बार बार भूल जा रहे हैं। एक बार के लिए क्लियर करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है इसको देखते हैं, और इस डिस्कशन को जितना आप हो सकते हैं उतना शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए कि डिस्कशन लिया करें, क्योंकि उनके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आप आज हेल्प करते हैं अपने दोस्त की विदाउट बीइंग इनटू द सर्विस, तो जब आप डीएम बनिएगा उसके बाद भी आप हेल्प करेंगे उन लोगों की जो आपके कुछ नहीं लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल सर्विस। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप अभी अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प करते हैं तो तब भी आप अपने साथी की हेल्प करेंगे, चाहे वो सर्विस में हो या चाहे वो सर्विस से बाहर हो। दैट्स कॉल्ड सोशल सर्विस। और उसके बाद आता है कंपैशन का लेवल, जिस लेवल पे आप जाके उन लोगों की हेल्प करते हो जिनको आप जानते तक नहीं हो, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स अ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेना विदाउट ट्रायल एंड कॉन्विक्शन बाय अ कोर्ट, ठीक है। इसको कोर्ट में पेश किए बगैर उसको अरेस्ट करके रख लेना और कोर्ट में 24 घंटे के अंदर अंदर पेश नहीं करना, या 24 घंटे के बाद भी इसको डिटेन करके रखना इस एक ग्राउंड पे दैट दिस इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन पे हम अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वाई इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों बोलते हैं, या इस इंसान को अरेस्ट क्यों करते हैं, इस प्रोविजन पे प्रिवेंटिव डिटेंशन पे इसको अरेस्ट क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट ऑफेंसेस, ठीक है। इसने पास्ट में कुछ ऐसे गलत काम किए हैं, कुछ ऐसा क्राइम किया है
जिसकी वजह से इसको पहले ही बंद कर दिया जाता है कि ये आगे और ना करे। सो टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंसेस इन फ्यूचर, ताकि ये आगे जाके और ऑफेंस ना करे और क्राइम ना करे फ्यूचर में, तो इसलिए इसको बोलते हैं टू प्रिवेंट हिम, वी आर डिटेनिंग हिम, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होगा ये कितने महीने तक का हो सकता है? ये 3 महीने तक का हो सकता है। एक इंसान को 3 महीने तक बंद रखा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। 3 महीने के बाद क्या होगा? अगर 3 महीने के बाद भी इसको रखना है तो देयर विल बी एन एडवाइजरी बोर्ड जो रेकमेंड करेगा, दैट एडवाइजरी बोर्ड का जो रिपोर्ट होगा उसी रिपोर्ट के बेसिस पे इसका डिटेंशन जो है एक्सटेंड किया जाएगा। नाउ द थिंग इज कि क्या हमारे पास प्रोटेक्शन है इस चीज से बचने के लिए? तो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पर्संस हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ठीक है, दैट इज द राइट अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन, ठीक है, विच इज इन आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 के दो क्लॉज, दो पार्ट्स हैं। पहला डील्स विद द ऑर्डिनरी लॉ एंड सेकंड डील्स विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब इसमें दो टाइप्स ऑफ डिटेंशन होते हैं, पहला है प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड दूसरा है प्यूनिटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन तो हमने देख लिया कि पुलिस किसी भी इंसान को सस्पिशन के बेसिस पे अरेस्ट कर लेती है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट क्राइम्स, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट हिस्ट्री ऑफ क्राइम्स, एंड दिस अरेस्ट इज मेड विदाउट विदाउट द वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो वारंट के बगैर ही इसको अरेस्ट किया जाता है। नाउ कम्स द प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन मींस डिटेंशन फॉर डिटेंशन फॉर द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। अगर इसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया तो उसका पनिशमेंट दिलाने के लिए इसको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो दिस ऑकर्स आफ्टर एन ऑफेंस इज एक्चुअली कमिटेड। जब वो क्राइम कर लेगा उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा, और द अटेम्प्ट हैज बीन मेड टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट क्राइम। अगर ये अटेम्प्ट कर लेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू सुसाइड, तो ऐसे जो अटेम्प्ट्स होते हैं टू क्राइम एंड अटेम्प्ट टू क्राइम, तो उस अटेम्प्ट के बेसिस पे भी इसको अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको सजा होती है डन, अगर उसने लॉ का वायलेशन किया है। तो दैट इज अबाउट व्हाट प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ये वर्ड आया था न्यूज़पेपर में, तो आप देख सकते हो कि हमने इस वर्ड का खुलासा कैसे किया। चलो, तो मूविंग अहेड, दी बालासोर ट्रेन इंसिडेंट आपने देखा होगा, हम सब ने पढ़ा उस टाइम पे। 2 जून 2023 को ये इंसिडेंट हुआ। दिस वाज टोटली शॉकिंग इंसिडेंट। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको करना क्या है एक्चुअल में जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, क्योंकि ये इंसिडेंट आप मणिपुर का देख लो और आप ये बालासोर इंसिडेंट देखो। ठीक है, ये बालासोर इंसिडेंट कम से कम 8 से 10 दिन कॉन्टिन्यूसली न्यूज में रहा, क्योंकि वहां पे ऑपरेशन चला, उसके बाद वहां पे सर्च फॉर द बॉडीज एंड देन इन्वेस्टिगेशन एंड देन ऑल ऑफ इट हैपेंड। ठीक है, बट अगर आप मणिपुर इंसिडेंट देखो तो सेम चीज इज हैपनिंग हेयर ऑल्सो अगेन, कि मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हुआ, किन दो कम्युनिटीज के बीच में वायलेंस स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ पे वायलेंस इरप्ट हुआ, कहाँ कहाँ पे बहुत ही सीवियर लेवल पे अटैक्स हुए कुकी कम्युनिटी पे, कुकी जोमी कम्युनिटी पे, मेटीज, और उनके क्लैशेस किस किस जगह पे हुए, किस किस डेट पे हुए, किस डेट पे कितने लोग मरे, किस डेट पे कितने लोग ये अरेस्ट हुए या इंजर्ड हुए, है ना। तो वो सारी चीजें जो है हम तब डिस्कस करते हैं या हम तब उनको लिखते हैं। उसमें से 2 या 3 पॉइंट्स हम तब लिखते हैं जब ये इंसिडेंट खत्म हो जाए, जब ये वायलेंस खत्म हो जाए और जब ये इवेंट खत्म हो जाए। तो ये जो इंसिडेंट था, ये जो एक्सीडेंट था, इस एक्सीडेंट को हम यूज कर सकते हैं, इस न्यूज को हम यूज कर सकते हैं। यूज क्या, एक्चुअल में हमें ये इंसिडेंट को हाईलाइट करना चाहिए
ठीक है, क्योंकि इतना सीवियर एक्सीडेंट रेलवे की हिस्ट्री में नहीं हुआ है इससे पहले। तो द एक्सीडेंट लेफ्ट 295 पीपल डेड एंड ओवर 1000 इंजर्ड. This is the point which we can use when it comes to the logistical security. जब हम लिखेंगे आंसर इस पे कि that how the security in mobility sector, मोबिलिटी सेक्टर में सिक्योरिटी का कितना रोल है, मोबिलिटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी का कितना रोल है, ठीक है, हाउ टेक्नोलॉजी कैन प्रिवेंट दीज थिंग्स, है ना, इफ दिस डिजास्टर हैज हैपेंड, है ना, अब चाहे ये किसी इंसान की गलती से हुआ हो या किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ हो, अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू एडवांस और व्हाट वेर द की रीजंस. देखो ऐसे इंसिडेंट का अगर आपको जानना है तो इसका रीजन जो होगा ना, है ना, रीजन और इसका कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इन दोनों में जो भी टेक्नोलॉजी होगी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, कहां पे, प्रीलिम्स में, ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, गारंटीड बात है. तो यहां से जो टेक्नोलॉजी न्यूज में आएगी वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो यहाँ पे दो सिस्टम्स आ रहे हैं न्यूज में, वन इज इंटरलॉकिंग सिस्टम एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इन रेलवेज. डन, दैट इज इंटरलॉकिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इन रेलवेज. तो इन दोनों चीजों को देखते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है और इनको याद कैसे रखा जाए, तो वो भी देखेंगे हम यहीं पे. तो पहली चीज है इंटरलॉकिंग सिस्टम इन रेलवेज. इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है रेलवेज में, द इंटरलॉकिंग सिस्टम इज एक्चुअली अ क्रूशियल सेफ्टी मैकेनिज्म. ठीक है, अब ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ ट्रेन. क्यों कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ ट्रेन, टू एंश्योर सेफ ऑपरेशंस. ठीक है, अब ये इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है, इसमें होता है सिग्नल्स प्लस पॉइंट्स या जिनको हम स्विचेस भी बोलते हैं प्लस ट्रैक सर्किट्स. ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम जो है जो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, ये सिस्टम एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करता है बिटवीन सिग्नल्स, कि रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल है, उसी हिसाब से स्विच जो है काम करेगा और उसी हिसाब से ट्रेन को आगे बढ़ा दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा या हॉल्ट किया जाएगा ट्रेन की मूवमेंट को. और उसी हिसाब से ये ट्रैक का सर्किट भी जो है कंप्लीट होना चाहिए कि एक ट्रैक कनेक्टेड है बराबर या नहीं है. ठीक है, और जो ट्रैक जा रहा है, अगर ट्रेन की मूवमेंट इधर को करनी है तो क्या ये ट्रैक कनेक्टेड है या नहीं है, ये ट्रैक का जो सर्किट है कंप्लीट है या नहीं है, या फिर यहाँ पे आके जो है गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, गॉड फॉरबिड. तो दैट इज द इंटरलॉकिंग सिस्टम एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक वे में या कंप्यूटर बेस्ड करेंगे. तो दिस यूटिलाइजेस एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू मैनेज इंटरलॉकिंग. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे. ठीक है, अब उसमें सिग्नल होगा, अगेन पॉइंट्स होंगे या लेवल क्रॉसिंग गेट्स होंगे. ठीक है, तो जहां पे क्या होगा अब कि ये क्या करेंगे, जहां पे भी सिग्नल होगा उस सिग्नल को दूर से डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद इट विल बी ऑल सिंक्रोनाइज्ड विद अ सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर बेटर मैनेज कर पाएगा इससे कि आप उन सब चीजों को मैन्युअली मैनेज कर रहे हो. तो द थिंग इज कि अराउंड 2022 तक, अभी तक 2888 stations in India have already been equipped with this electronic interlocking system, which comprises only of the 45%
ऑफ रेलवे रोड नेटवर्क। तो 50% मोर देन 55% पे अभी करना बाकी है। तो दैट इज वेयर जहां हम इंटरवीन कर सकते हैं, जहां हम हेल्प कर सकते हैं इस चीज से बचने के लिए। दिस इज वेयर इंडियन रेलवेज कैन एक्चुअली इम्प्रोवाइज, और ये इंसिडेंट्स हमारे बच सकते हैं। तो ये दो टेक्नोलॉजीज थी जो न्यूज में थी। इंडियन रेलवेज के लिए कुछ फैक्ट्स याद रख लो, ठीक है। फर्स्ट इज इट्स वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क, ठीक है। और इस पे 8 बिलियन पैसेंजर्स एनुअली। द नेटवर्क हैज 68,000 kilometers, which has more than 7,000 stations. Done. And the total track length, ठीक है, टोटल ट्रैक लेंथ, इसमें साइडिंग्स आएंगे, यार्ड्स आएंगे, क्रॉसिंग्स आएंगी, सब कुछ आ जाएगा। इट इज 1,28,305 किलोमीटर्स, ठीक है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवेज, हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इन द डिस्कशन। NIA has filed a charge sheet against 9 of the 9 which are accused and have a link to BKI and Khalistan Tiger Force. अब ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल, BKI and Khalistan Tiger Force, KTF, these are the two organizations which have been charge sheeted, और कुछ इंडिविजुअल्स है जिनको चार्ज शीट किया गया है by NIA on the basis of having links with terror outfits। अब इनका लिंक होगा टेरर आउटफिट के साथ, और ये टेरर आउटफिट क्या है? दिस इज BKI एंड KTF। अब द थिंग इज, हमारे लिए BKI एंड KTF आर लेस इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज कि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज इनके बारे में होना चाहिए, प्लस हमें नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में? NIA के बारे में। What is NIA and how it functions? When was it established? तो it's actually a federal agency, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, एंड इट इन्वेस्टिगेट्स क्राइम्स। कौन से वाले क्राइम्स पे ये काम करती है? टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स। ये 3 टाइप्स के क्राइम्स पे काम करती है। नाउ दिस फेडरल एजेंसी typically has jurisdiction all over the country rather than just individual states or provinces। तो इसका जो jurisdiction है वो all over the country है, ठीक है। इसको कब बनाया गया था? 2009 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था 2009 में? क्योंकि मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे। जस्ट रिवाइज विद मी, 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था। तो इसके बाद हमने बनाया NIA एक्ट 2008 का, और 2009 में ये एजेंसी बन गई, और ये एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन पावर में हमने देख लिया, इसका टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, और दिस इन्वेस्टिगेट्स द केसेस अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये एक जगह पे नहीं रुकती है विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे CBI को स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, वेदर दैट इज वन टाइम परमिशन और दी रिकरिंग परमिशन, वो अलग बात है, बट इसको परमिशन नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। दिस ऑल्सो डिसेमिनेट्स इंटेलिजेंस रिलेटेड टू टेररिज्म। कहीं पे भी कोई भी टेरर अटैक होने वाला हो तो यहां से इंटेलिजेंस आती है, ठीक है। यहां से एक खबर आती है कि वी आर इन दी एप्रहेंशंस, हमें लग रहा है यहाँ पे कोई अटैक होने वाला है, हमें लग रहा है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाला है, यहाँ पे कोई वायलेंस होने वाला है।
तो वो सारी चीजें एनआईए करती है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट एनआईए। एंड द थिंग इज कि अभी अगर आप देखो तो खालिस्तान से रिलेटेड 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हमें नाम याद रखना है। पहली है ये बीकेआई, जिसका नाम है बब्बर खालसा इंटरनेशनल। फॉर यूपीएससी हमें बस ये नाम याद रखने हैं कि क्या पता खालिस्तान कमांडो फोर्स, नाम याद भी नहीं रखने, बस हमें इतना ध्यान में रहना चाहिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में खालिस्तान है बट एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। एंड फोर्थ वन इज इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, ठीक है। तो ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव बीन लिस्टेड ऑन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ यूएपीए 1967। अब इनको फर्स्ट शेड्यूल पे लिस्ट कर दिया है किसने? एनआई ने। अब अगर ये फर्स्ट शेड्यूल पे लिस्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है? दीज आर बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इस लिस्ट पे और कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? तो सारी हमें याद नहीं रखनी है। 42 टोटल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर विच आर बीइंग विच हैव बीन बैंड, ठीक है। तो अब इसमें बस ये नहीं है कि बस खालिस्तान से रिलेटेड है। यहाँ पे वो जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, उल्फा और यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, प्री पाक, केसीपी, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। एलटीटी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विच इज द पीपल्स वॉर, ऑल इट्स फॉर्मेशन एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी जिनको बैन कर दिया गया है, और जिसमें तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी भी आती है। तो देयर इज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, ठीक है। लिबरेशन फोर्स, तो इसको भी बैन कर दिया है किसने? ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट वी वर डिस्कसिंग, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एनआईए ने बैन कर दिया। तो वेस्ट एशिया में जामिया मिलिया इस्लामिया का नया एक सेंटर खुल रहा है, कैंपस खुलने वाला है वहां पे। इट्स अ गुड थिंग। फॉर सेक्सुअली अब्यूज्ड चिल्ड्रन द रोड टू रिहैब इज लॉन्ग। ये एक ऐसा न्यूज़ है जो हमारे जिसमें हमें ये समझना है कि एक शॉर्ट आंसर लिखने के लिए भी हम बहुत ही अच्छा एक अप्रोच अपना सकते हैं। तो दिस ऑथर स्टार्ट्स विद दिस 14-year-old गर्ल, जिसका नाम ये रखता है दिशा, हुज एक्चुअल नेम इज चेंज्ड, है ना। अब दिशा इज द विक्टिम ऑफ, शी इज अ विक्टिम और शी इज अ चाइल्ड who has been sexually abused by a man who was 34-year-old. तो द थिंग इज कि ही टॉक्स अबाउट दिस गर्ल एंड ही टॉक्स अबाउट दैट हाउ रेयरली आर देयर is there any financial, emotional, or any legal support which is provided for these trauma patients, for these trauma cases, to help them first not to drop out from the school, एक तो ये स्कूल कंटिन्यू कर पाए, दूसरा इनकी फाइनेंशियल हेल्प कर दें कि ये फाइनेंशियली वीक ना पड़ जाएं, ठीक है। और इनके पास जब ये स्कूलिंग कंप्लीट करे तो इनके पास एटलीस्ट ऐसा हो दैट दिस गर्ल हैज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो इस बारे में काम करना है, ठीक है। तो देन ही डिस्कसेस हर केस दैट हाउ much was there done by the child welfare committee and police officials. However, he also highlights here some problem, ठीक है। अब देखो शॉर्ट आंसर है, आपको समझना है, मेंस का ये शॉर्ट आंसर है, और ये प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट करेगा, ये सॉल्यूशंस भी हाईलाइट करेगा, ये एनेक्डोट भी लिखेगा, और ये मतलब हर एक चीज लिखेगा कि हुआ क्या एक्चुअल में। तो हमें इस आर्ट को सीखना है, ठीक है, कि कैसे लिख रहे हैं ऑथर यहाँ पे। तो वन एरिया ऑफ द रिहेबिलिटेशन इज कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन कौन दे सकता है, ठीक है। तो दिस दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन्स चेयरपर्सन, शी सेड दैट कॉम्पनसेशन प्रोवाइड्स इमीडिएट सपोर्ट and she believes that it is best to provide compensation at the different stages of her life. ये प्रॉब्लम है।
कॉम्पनसेशन एक बार में 1 लाख रुपए दे के खत्म कर देते हैं इस केस को, बट एक्चुअल में कॉम्पनसेशन एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ शुड बी देयर। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम हाईलाइट करते हैं और उसका सोल्यूशन भी देते हैं। देन अनदर एस्पेक्ट ऑफ द सपोर्ट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग यहाँ पे पता नहीं है लोगों को, और काउंसलिंग का इतना वाइड स्कोप है कि वी डू नॉट हैव राइट काउंसलर्स not for these trauma cases, not only for these trauma cases, but the rest of the cases also। career counseling नहीं है। काउंसलिंग का बहुत ही ज्यादा वाइड स्कोप है इंडिया में। देन an officer who has worked with minor survivors explains that even before a victim gives a statement before a magistrate, there are several counseling sessions which have to be performed। अब जो ये काउंसलिंग सेशन है, जब ये चाइल्ड के पास जाते हैं पूछने के लिए, उसको रेडी करने के लिए कि क्या आप इसके बारे में बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कोई विक्टिम ऐसा नहीं है, कोई इंसान, वो विक्टिम जो है वो भी इंसान ही है। वो इस चीज के बारे में पहले किसी को बोले, दैट इज ट्रॉमेटिक। जो उसके साथ हुआ वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा था। अब वो किसी को बोले दैट इज मोर देन दैट, फिर उस चीज को एक्सेप्ट करके बाहर आए पब्लिक में या मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दे, दैट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द मेंटल कैपेसिटीज ऑफ ए ह्यूमन। इसको समझना है, उस चीज के लिए काउंसलिंग जरूरी है, एंड दैट इज वेयर द काउंसलर्स कम इन पिक्चर। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर ये काउंसलिंग ठीक से नहीं हुई और ये पुलिस सर्वेलेंस रहा और ये पुलिस 24 घंटे उनके पास आए, तो देन दिस ऑथर सेज दैट दिस क्रिएट्स अ डबल स्टिग्मा, एंड दिस स्टिग्मा ऑफ रेप एंड पुलिस विजिट्स। पहला स्टिग्मा था दैट शी वाज रेप्ड, सेकंड स्टिग्मा इज दैट नाउ द पुलिस विजिट्स आर देयर। अब उनको तंग नहीं किया जा रहा है, अब उनकी फैमिली को उस स्टिग्मेटिक पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेयर द फैमिली स्टार्ट्स डिनाइंग द इंसिडेंट, और वहां पे जो है ये पीछे लेना चाहते हैं कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ते हैं, लाइफ जीते हैं। तो प्लस दिस वुमन इन हर एंटायर लाइफ should be supported for the financial independence, and he also provides a way forward, that is first sex education and then menstruation, sex, sexuality, gender, safe sex, unsafe touch, and all of these things must be taught to parents first। This should be taught to parents, and then this thing should be taught to the children। ठीक है, कि what is good touch and what is bad touch। तो this is how we write answers, and this is how we understand an issue actual में। तो learn some things from here। This will help you a lot in your preparation moving forward। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा बात करने का जरूरत नहीं होता है ना। It's always that once you start talking, it should not be a monotonous, or it should not be a one-way conversation। You should go beyond your words, and you should speak where you give and receive countless non-verbal clues every day। चाहे उसमें facial expression हो, वो gestures हो, वो eye contacts हो, this is all about your personality development, and this is all which will help you in interview। तो इसको पढ़ो, अपने इंटरव्यू को तैयार करो, क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो जहां से आपका प्रीलिम्स और मेंस का सारा हेल्प आपको मिल जाएगा। जस्ट बिलीव दिस थिंग दैट यू विल गेट इनफ हेल्प। और अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आता है तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और इस नंबर पे डायरेक्ट मेरा नाम पूछिए, तो ये आपको मुझसे कनेक्ट करवा देंगे, एंड देन वी विल हेल्प यू इन बेटर वेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ कम्स एन एडिटोरियल फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस। वेरी वेरी रिनाउंड ऑथर ऑफ दिस एडिटोरियल, हैप्पी मून जैकब, जिनको बहुत ही ज्यादा माना जाता है, उनके थॉट्स को माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, एंड हाउ ही सजेस्ट्स रिफॉर्म्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। वेरी मच लाइक रिस्पेक्टेड एंड वेरी मच क्रेडिबल ऑथर, जिसको आप समझ सकते हो। नाउ द थिंग इज कि आपके आईआर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल है। नाउ द डायलेमास ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशंस, कि इंडिया हैज दिस एम्बिशन ऑफ बिकमिंग द ग्रेट पावर। हाउ इंडिया कैन बिकम अ ग्रेट पावर, एंड व्हाट आर द डायलेमास जो इंडिया फेस कर रहा है व्हाइल स्टेपिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ ग्रेट पावर। कि इंडिया को ग्रेट पावर बनना है ना, बट इसके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो ये फेस कर रहा है।
और उन चैलेंजेस को ये टैकल कर लेता, बट देयर आर डायलेमास कि पहले शुड आई गो फॉर ए और शुड आई गो फॉर द बी। ठीक है, तो इंडिया हैज दीज डायलेमास दैट शुड आई अटेम्प्ट hunger, poverty, upliftment, infrastructure, or should I go for global politics, Russia, Ukraine, US reform, UNSC reforms, UN reforms, or should I go for WTO reforms? Should I go for space technology, space militarization, or should I go and play the part as the broker of deals or as the one who is a mediator of deals between Russia and Ukraine, Armenia, Azerbaijan, or any such like international disputes? Should I go there or should I be here only solving the domestic issues? तो these are the dilemmas जो हैप्पी मन चेकअप यहाँ पे हाईलाइट करते हैं. Now going through the editorial, bit by bit, word by word, इस editorial को बहुत अच्छे से पढ़ना है. तो what kind of global power will India be? कैसा बनेगा? तो there are those who argue, there are some people who argue on the basis of pessimistic views that India should aspire to be a great power and assert its growing power internationally, but others argue that it should focus on uplifting millions of the people above the poverty line. It should improve its governance and reconcile within the country before venturing into making a better world. कि ये दुनिया को सुधारने से पहले अपना घर सुधारे, वही बेहतर है. ठीक है, some people believe in that, but some people believe in this thing that no, India should be a great power, it should aspire for being a great power, and it should assert its growing power internationally. Now, the thing is, Happy Moon Jacob says that these two perspectives, 1 and 2, these are false binary. इस चीज को याद रखना है, that these are false binary. This is something which he talks about. और जब आप यही चीज लिखते हो, that according to Happy Moon Jacob, है ना, according to Happy Moon Jacob, these things or these the two perspectives for India's development. According to Happy Moon Jacob, the two ways of India to be the global power, these are two false binaries. So, notwithstanding equally faulty, that is hyper nationalist and deeply pessimistic narratives, the story of the rise of India and the attendant challenges must be proactively and critically engaged. So for the kind of the power India would become will not only define the future of the world. तो ये बोलते हैं कि इंडिया कैसा पावर बनेगा, इंटरनेशनल पावर कैसा इंडिया बनेगा, ये बस वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, ये इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का भी फ्यूचर डिसाइड करेगा. दैट इज हाउ कैन इंडिया make its population a better human or a better citizen in the international governance. Now he talks about, और अब हैप्पी मोहन चेकअप दो कंपैरेटिव एनालिसिस देते हैं, दैट इज अबाउट 1991 एंड 2003, कि उस टाइम और इस टाइम का अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो कितना डिफरेंस है. तो ही टॉक्स अबाउट 1991 में हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. इंडिया वाज वीक, इंडिया वाज पुअर, इंडिया वाज डीपली लीगर्ड, और हमारे पास बस एक्सचेंज रिजर्व्स 5.8 बिलियन डॉलर्स के थे. हमारा जीडीपी 270 बिलियन डॉलर का था, और हमारे पास बस 846 मिलियन की पॉपुलेशन थी. अराउंड 50% ऑफ दिस पॉपुलेशन वाज वेरी मच पुअर. ठीक है, बट उसके बाद इसी जगह पे जहां पे इंडिया इतना ज्यादा पुअर था, इसी टाइम पे इंडिया के ऊपर इतने ज्यादा थ्रेट्स थे कि सबसे पहले एक चीज थी, दैट इज न्यूक्लियर वॉर होने वाला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. क्योंकि अगर आपको पता हो तो इसके बाद ही हमने पोखरण टेस्ट किए. वायलेंस इन कश्मीर वाज एट पीक. कोलैप्स ऑफ इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर सोवियत यूनियन, जिसके साथ हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर रखी थी, वो सोवियत यूनियन डिक्लाइन कर गया. ठीक है, वो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया. Then strained relations with United States, because उस time पे United States was more tilted towards Pakistan and Afghanistan. It was more towards countering the communism than to empowering India and democracy. ठीक है, उस टाइम की कहानी वो थी. Now the thing is कि उस टाइम पे India was on a close watch by American officials that India should not do this, Pakistan should not do that, nuclear weapons, nuclear plans, और sanctions उसके बाद. तो these were the issues of India at that time.
बट अगर हम वहां से उठ के आज के डेट में आए, व्हेन इट कम्स टू 2023, तो आप देख सकते हो दैट इंडिया हैज ग्रोन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू $600 बिलियन, एंड अ वॉर विद पाकिस्तान इज नॉट समथिंग जिसको हम अब डर रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाए तो हो जाए, हम डरते नहीं है। वी डू नॉट लूज अवर स्लीप ओवर दैट। China has taken that place although, but the thing is कि that too is being managed on the diplomatic tables, है ना। चाइना को मैनेज करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट हेयर इज समथिंग कि वी डू नॉट लूज आवर स्लीप इन दिस थिंग कि दिस देयर विल बी अ वॉर विद पाकिस्तान। तो इंडिया हैज like developed, or India has immense growth in its defense capabilities at this point of time. Then India is ranked as world's fifth largest economy. India's nominal GDP is more than $4 trillion. It's about to touch $4 trillion. Currently, it's 3.4 or 3.5 trillion dollars. So it has one of the largest militaries in the world. Okay. We have more than 100 nuclear weapons at this point of time. We have United States as India's closest friend. New Delhi has been enjoying a strong relationship with several powerful states of the world. India is being sought as the visionary investments which were made from past till now. और अभी क्या है, अभी इंडिया को ये पूछा जाता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, दैट इंडिया इज करेक्टली बीइंग कंसिडर्ड एज अ स्विंग पावर। ठीक है, कि जिसकी हित में इंडिया जाएगा, दे विल गेन फ्रॉम द लो हैंगिंग fruits because of the India's strategic location and the way India plays both sides with the great elan। ठीक है, तो इंडिया का जो ये तरीका है, इंडिया की जो ये फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ मीडिएटर। और जब आप देखो तो द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में, जो अगर आप देखो अभी रशिया यूक्रेन का डिबेट है ना, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, तो इंडियाज रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स गेट्स रिन्यूड हियर, दैट इंडिया कैन बी दैट मीडिएटर इन दिस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। देन यूएस एंड द वेल्दी वेस्ट नेशंस वांट इंडिया ऑन देयर साइड। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा इंडिया को बोलते हैं कि you too should impose these sanctions on Russia. You too should condemn the war. And India has condemned the war. That's something which is secondary question. But they ask for these things, and the West always tries to bring in India on its platter. Then comes to the Russian Federation, और रशिया इंडिया को अगर आप देखो तो चीपेस्ट ऑयल सप्लाई कर रहा है। रशिया इज ट्राइंग टू मेक इंडिया as its trusted partner. So that is how कि India is now sought after. पहले क्या था, India was trying to gain the this trust, to gain the trust or to gain the benefits from Russia signing the friendship treaty, or from the US and asking for US, okay, we will sign all the agreements, and then this and that. It was just gaining the trust, or it was just trying to have that partner or have that power on its side. But अगर आप अभी देखो तो India's position has comparatively increased immensely. Then comes that New Delhi increasingly uses the language of mediation in the global crisis, or India has emerged as a major pole in the world politics. इन चीजों को याद रखना है, ठीक है, बीइंग अ मेजर पोल और बीइंग अ बार्गेनिंग पावर। तो ये सब चीजों को याद रखना है। वेदर न्यू दिल्ली इज एक्चुअली पंचिंग अबव इट्स वेट और नॉट इज समथिंग ओनली टाइम विल टेल। तो पंचिंग अबव इट्स वेट or punching below its weight, it's something which are the terms used in bargaining in international relations। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे फ्रेजेस को याद रखना और आपके आईआर के आंसर में यूज करना, दिस इज समथिंग विच इज द पर्ल्स इन अ जिवल, पर्ल्स इन अ क्राउन। ठीक है, आपके ताज में जो मोतियां होते हैं, वो मोती ये वर्ड्स और ये स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप यूज कर सकते हो। द अदर साइड ऑफ दिस ग्रेट पावर स्टोरी इज दैट द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया। अब ये दिखाते हैं दैट वेयर इज इंडिया लैकिंग, है ना। पर कैपिटा जीडीपी हमारा बांग्लादेश से कम है। जीडीपी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ हाउएवर आर नॉट डू नॉट इक्वल द वेलबींग ऑफ द कंट्रीज सिटीजन्स। ठीक है, और
Then he talks about the infrastructural and governance issues in India कि ease of doing business पे we have improved, but हमारा जो business यहाँ पे start होता है उसमें भी पहले bribe लगता है। 10 से 15 दिन की बारिश ने ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को अपने घुटनों पे बिठा दिया। दैट इज कि अगर आप देखो तो बहुत सारा पार्ट दिल्ली का बंद हो गया था और ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं हो रही थी। अगेन देयर इज यमुना ऑन राइज टुडे आल्सो। हमने देखा कि यमुना में फिर से वो थ्रेट का अलार्म आ गया दैट इट में ब्रीच इट्स मार्क। तो दैट इज समथिंग कि जहां पे ये बोल रहे हैं दैट वेयर आर द एक्चुअल इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, वेयर आर द इश्यूज विद मिलिट्री वेलफेयर, सिटीजन वेलफेयर, और it says that Indian politicians, they the involvement in foreign policy to Indian politicians is something like a luxury which they cannot afford. ठीक है, तो they have this luxury and they cannot afford it. They are aspiring for it that they should intervene in foreign policy, but this is something which they cannot afford. है ना? तो why they cannot afford? Because they are beset in their domestic issues, है ना? तो being bereft in these domestic issues is something which makes the interventions or which makes the foreign policy very much uh, like too much costly for them, ठीक है, to afford it. Now the thing is, another concern in India is to reduce poverty and improve the well-being of millions of the Indians. Plus, when the political class gives scant attention to country's foreign and security policy, the foreign policy is actually now managed by what? By the career bureaucrats. ये वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो IFS में जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दे आर मैनेजिंग व्हाट? दी फॉरेन पॉलिसी। क्यों मैनेज कर रहे हैं? बिकॉज आई टोल्ड यू ना, दिस इज समथिंग विच इज too much costly for politicians to engage because of all their domestic issues. So this will lead the foreign policy to be on the autopilot mode. ठीक है, तो इसको भी समझना जरूरी है that the foreign policy is now being on an autopilot mode. So then the presence of a weak economy also tempers the India's elite appetite for external engagements, or then this appetite has grown but does not change the fact that the political class can only allocate so much attention to foreign and security policies. If the country is economically weak, the large section of the population are living in poverty. So weak domestic economy prevents politicians from allocating adequate resources for foreign policy objectives, और जिसका ये highlight देते हैं that 0.44% of the government overall budget is allocated to MEA. समझे? अब आया समझ कि यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं that politicians cannot afford foreign policy, है ना? It is something which is luxury for them. Why cannot they afford this foreign policy? Because of this thing कि उनके वीक इकोनॉमी होने की वजह से, डोमेस्टिक इकोनॉमी वीक होने की वजह से ये सब चीजें हो रही है। However, what should India do? India should embrace the power. Power is something which should be embraced. जिसके पास भी पावर आ रहा है, जो भी पावर एस्पायर कर रहा है, it should have that power. It should be embraced always. So India should not refrain from shaping the global order. So should India refrain from shaping the global order? No, it should not. Or should India continue to assert its place in the world and aspire to be a great power, even though India has domestic inabilities? क्योंकि ये domestic inabilities हमारे पास यहाँ पे भी थी ना, we had these domestic inabilities यहाँ पे भी। और अगर हमने इन चीजों के साथ साथ अपना इंटरनेशनल लेवल पे इंक्रीमेंट नहीं किया होता तो हम आज इस लेवल पे नहीं पहुंचे होते जो ये वाला लेवल है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया शुड नॉट डू दीज थिंग्स। ठीक है, व्हाट इंडिया शुड डू रादर, दैट इज इट विल बी अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। हाउएवर इंडिया, this is something that if you are not the rule shaper then you are the rule taker. तो अगर आप इंटरनेशनल स्फेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते हो एज रूल शेपर, तब तो आप यही बोलोगे कि जो वहां पे हो रहा है वो होने दो और हम भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसलिए इंडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहिए द ग्लोबल ऑर्डर। एंड अब ये कैसे करेंगे? तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स,
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ग्रो करके, इन सब चीज़ों पे बात करके, डेट रिस्ट्रक्चरिंग करके, क्लाइमेट चेंज पे इनिशिएटिव्स लेके, ग्लोबल ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फ्री ट्रेड बनाने के लिए, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उस पे सपोर्ट करके या उसका उस पे काम करके। सो वेदर इट लाइक्स इट और नॉट, इंडियाज इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड ऑर्डर इज अ गिवन। तो इंडिया का इम्पैक्ट पड़ेगा, एज इट इज सेड दैट 21st सेंचुरी इज एशियन सेंचुरी एंड पर्टिकुलरली इंडियन सेंचुरी। तो इसको याद रखना है। सो इंडियाज एबिलिटी टू शेप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मस्ट ऑल्सो बी द रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हो तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी उसका नजर आना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन। एंड इट्स ग्लोबल एंगेजमेंट्स मस्ट नेसेसरली बी गियर्ड टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। कि अगर आप ग्लोबल लेवल पे एंगेज हो रहे हो, वो इसलिए एंगेज हो जाओ कि आपके लोकल लेवल पे जो फार्मर्स है उनका हेल्प हो जाए। जस्ट लाइक द सिंपल एग्जांपल कि आरसीईपी हमने ज्वाइन नहीं किया, क्यों नहीं ज्वाइन किया? बिकॉज ऑफ द फार्मर कम्युनिटी एंड द एमएसएमई कम्युनिटी एंड नॉट अलाउिंग द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, जब ये सब चीजें नहीं हुई थी, दैट वाज द केस। यहाँ पे फार्मर्स को डेयरी इंडस्ट्री इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इफेक्ट करती है, एमएसएमईज में चाइना की इंडस्ट्रीज या जापान की इंडस्ट्रीज यहाँ पे इफेक्ट करती, और फ्री लेबर को इंडिया से बाहर नहीं जाने दे रहा था। तो ये चीजें देख के वी डिड नॉट attempted for this global step or this step in the international relations. And same is the case, हम रशिया, यूके, यूरोपियन यूनियन, बहुत सारी कंट्रीज के साथ, फ्रांस के साथ we do MOUs, we do agreements, but we need to always keep this thing in mind that the well-being of its people has to be on the priority. ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए हैं इन्होंने, ह्यूब्रिस एंड ऑफिक्यूअस वैनिटी। ठीक है, तो ह्यूब्रिस मींस द फैक्ट ऑफ समबडी बीइंग टू प्राउड। ठीक है, तो सॉरी, तो वी शुड नॉट बी स्ट्रैटेजिकली हैविंग दिस ऑटॉरिटी, दैट इज कि हम पीछे रहें, है ना, कि हम हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम स्ट्रैटेजिक ऑटॉरिटी को एक्सेप्ट करें या अडॉप्ट करें। रादर नॉर द इंडियाज assertiveness nor should be there India's assertiveness on the global stage। और इंडिया अगर अपने पावर का assertiveness दिखाता है और इंडिया का पावर इंक्रीज हो रहा है एट द ग्लोबल स्टेज, तो दिस इज नॉट समथिंग विच शुड बी नेशनलिस्टिक ह्यूब्रिस। ठीक है, कि जहां पे हमें प्राइड हो, ठीक है, नेशनलिस्टिक प्राइड हो that India is doing this great in international relations, because there is too much great to be done more for India. India has to emerge as something which we call as torch bearer। ठीक है, इंडिया को रास्ता दिखाना है पूरे वर्ल्ड को। तो दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग एंड जस्ट अ बिगिनिंग फॉर इंडिया इन दी इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इतना ज्यादा भी ये नहीं करना है हमें दैट वी गो टू मच डीप इन दी, जस्ट हमें बस ये गलत फहमी रहे कि हम इतना ज्यादा कर रहे हैं, इतना ज्यादा कर रहे हैं, वो नहीं करना है। दिस शुड नॉट बी दिस वी शुड नॉट बी हैविंग दैट ऑटॉरिटी एंड ऑल। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, देयर वाज दिस एडिटोरियल, this is the downhill driving, and this editorial is about shrinking of the trade। ठीक है, तो एक्चुअली इन 2022-23 इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ऑफ टू अ रॉकी स्टार्ट दिस ईयर, एंड दिस इज हाईलाइटेड कि एक्सपोर्ट्स इंडिया के कम हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। हाउएवर अगर आपको यहाँ पे देखना ही है तो यहाँ पे रीजंस क्या रहे हैं इस चीज के, उनको देखना जरूरी है। And reasons have been there, largely driven by the prevalence of lower commodity prices। Lower commodity prices, import will decrease हो गया due to Russia-Ukraine conflict। Export and excluding the gold and imports, the value of shipment coming into the country is down 10.5%। Plus
sequentially, the decline in non-oil and non-gold imports has accelerated. ठीक है, तो डिक्लाइन हो रहा है. नाउ इंडिया शुड बी, बिकॉज द डोमेस्टिक डिमांड इज लेस एंड इंडिया शुड बी रेडी टू अगेन intervene in the market. Then comes the service sector. Service sector exports are still growing, but a far more somber pace. ठीक है, तो स्लो डाउन है पेस. और the IT measures जो यहाँ पे हैं, who drive most of these in tangible exports, वो थोड़ा सा हो रहे हैं डाउनकास्ट. ठीक है, तो अब ये सब चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द फ्रेल ग्लोबल डिमांड. पहला तो ग्लोबल डिमांड कम है. दूसरा, the trade flows have been directly hurt by the foreign direct investments and tightening of the monetary policies. तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूजुअली यूपीएससी यूज करते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में. ठीक है, कि a decline in the service sector can be caused due to these causes. एक दो तीन चार causes है ना. अब वो causes आपके स्टैटिक में भी लिखे होते हैं और कभी कभी उन causes में चेंज आ जाता है इस न्यूज़पेपर में. ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन एक्सकर्बेट द फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटीज. ठीक है, कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन हो गई तो फाइनेंशियल मार्केट में दिक्कत आ सकता है ना. अब फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है टाइटनिंग से भी और एक्सपेंशन से भी, बट तब जब ये चीज एक्सट्रीम लेवल पे जाए, जब बहुत ही ज्यादा टाइटनिंग करें कि पैसा ही ना छोड़े मार्केट में, जब बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी कर दे कि बहुत ही ज्यादा पैसा छोड़ दिया मार्केट में, तो फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी आ जाएगी. ठीक है, हाउएवर सिंक्रोनाइज्ड एंड वेल मेंटेन्ड मॉनेटरी पॉलिसीज आर बेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो आगे चलते हैं. अ न्यू प्रोनाउन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. हाँ, आप ये पढ़ सकते हो आर्टिकल अपने आप से, और मुझे ये आर्टिकल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा. रादर आई फाउंड दिस आर्टिकल वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में उतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, और जब क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल रिलेशन से, तब हमें थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है इसको अटेम्प्ट करना, पर्टिकुलरली हमारे नेबरहुड में. ठीक है, तो नेबरहुड के क्वेश्चंस हम थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं यूजुअली, मैंने ऐसा देखा है. ठीक है, और अगर हम देखें तो यूपीएससी के सिलेबस में साफ लिखा हुआ है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. ठीक है, तो हमारे मैरीटाइम नेबरहुड में थाईलैंड आता है. तो अगर आप देखो तो थाईलैंड हैज बीन इन न्यूज फ्रॉम पास्ट बहुत टाइम से. क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो या अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो और आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो, तो मोर देन 20 charters and constitutions have been signed in or have been adopted and passed and made in Thailand. ठीक है, अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? थाईलैंड हैज बीन द मोस्ट पॉलिटिकली इनस्टेबल नेशन. ठीक है, बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस नेशन में. अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर आप थाईलैंड को ध्यान से देखो तो मई 2014 मई 2014 से रीसेंट स्टोरी है. अगर उससे पीछे जाना है तो 1932 से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, 1932 से बहुत ही लंबा पड़ जाएगा. एक्चुअल में हुआ क्या था 1932 में? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था क्या? थाईलैंड. और यहाँ पे पहला रिवोल्ट किया था थाईलैंड में, और यहाँ पे पहली बार थाईलैंड अडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद 2014 तक, ठीक है, 2014 तक, 2014 मई तक थाईलैंड वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है? यहाँ पे पीएम वाज हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड मोनार्क was head of state, and plus there was judiciary also which was independent. डन. यहां तक क्लियर हो गया 2014 मई तक. बट 2014 मई को कूप डिटेट होता है, कूप डिटाट. अब कूप हो गया तो क्या किया? मिलिट्री टुक ओवर द पावर. ठीक है, और ये मिलिट्री ने कूप कर दिया. तो इन्होंने क्या किया? अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? वो 2007 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, और इसको रिवोक कर दिया. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, तो अब क्या चलेगा फिर? मिलिट्री रूल.
और ये मिलिट्री रूल चला कब तक? ये चला 2019 तक। ठीक है। और 2019 में क्या हुआ? 2019 16 जुलाई 2019 को नया कैबिनेट बना। ठीक है। नया कैबिनेट बना जिसमें गवर्नमेंट बनी, और गवर्नमेंट चल रही थी यहाँ पे अभी किसकी? 2019 के बाद गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट चल रही थी किसकी? गवर्नमेंट चल रही थी फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी। ठीक है। तो ये 2019 की बात है। 2019 की बात, 2019 के बाद 2020 और 21 में देयर वेर प्रोटेस्ट्स बाय दिस फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी अगेंस्ट दी पीएम, जो इस टाइम पे पीएम था, हुज नेम वाज प्रयुत छान ओछा। ठीक है। एंड द मोनार्किकल रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे इनने बोला कि एक तो इस पीएम को हटाओ, फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि इस पीएम को हटाओ, प्लस मोनार्किकल रिफॉर्म्स हटाओ, मोनार्किकल रिफॉर्म्स लेके आओ। अब इस टाइम पे जुडिशरी ने नवंबर 2021 में ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, जुडिशरी ने बोला दैट ऑल द प्रोटेस्ट्स एंड मूवमेंट्स दैट आर इन दी कंट्री, जितनी भी प्रोटेस्ट या मूवमेंट्स चल रही है कंट्री में, उन सब को खत्म कर दो। तो इन्होंने एंड कर दिया, एंड टू ऑल द मूवमेंट्स, दे ऑर्डर्ड। ठीक है, एन एंड टू ऑल द मूवमेंट्स। और ये एंड हो गया, और उसके बाद क्या बोला? इट डिक्लेयर्ड ऑल ऑफ द मूवमेंट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इसको बोला गया नाउ दैट दिस इज अ जुडिशियल कूप। ठीक है, कि अब जुडिशरी ने कूप कर लिया और जुडिशरी ने पूरी गवर्नमेंट को हथिया लिया। हाउएवर, सितंबर 2012 22 सितंबर 2022 में देर आर इन द जुडिशरी ऑल्सो, थाईलैंड में देर इज टॉप कोर्ट और द फेडरल कोर्ट, और उसके बाद नीचे नीचे देर इज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑल्सो विच डिसाइड्स द मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसने डिसाइड किया और इनने एक डिसीजन दिया दैट जो ये पीएम है, ठीक है, whose name is Prayut Chan-o-cha, he will stay in the office. ठीक है, because his term has started in 2017, आफ्टर इन 2017 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, 2017 के बाद इसका टर्म स्टार्ट हुआ और अभी इसका टर्म चलेगा। और ये टर्म चलता गया और 2023 में वहां पे दोबारा से इलेक्शंस हो गए। ठीक है। अब 2023 के इलेक्शंस में, और 2023 के इलेक्शंस कब हुए? ये अभी हुए थे मई में। ठीक है, 2023 इलेक्शंस इन थाईलैंड। और इसमें जो है एक नई पार्टी आई जिसका नाम था द मूव फॉरवर्ड पार्टी, जिसका प्रेसिडेंट था, जिसका नाम था पीता लिमजेरोन रैट, एंड दिस केम टू मेजॉरिटी। ठीक है, प्लस देर इज वन मोर पार्टी जिसका नाम है फ्यू थाई, एंड दिस पार्टी केम इनटू अपोजिशन। दिस पार्टी रूल्ड इन 2011 के इलेक्शंस में और 2019 के इलेक्शंस में दिस पार्टी वाज इन मेजॉरिटी। ठीक है, बट करंटली दिस इज इन अपोजिशन। यहां तक क्लियर है चीजें, जितनी भी थी किसके लिए? इंडिया थाईलैंड के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेके जितनी भी चीजें थी वो यहाँ तक क्लियर है। तो अभी 2023 का जो मई का सीन था, जो मई का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के बारे में या उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे ऑथर कुछ लिखते हैं that how actually this has changed the paradigm in this country, which is Thailand. तो it says that first in the parliamentary elections in May, और हुआ क्या यहाँ पे? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया दैट दिस पार्टी जिसका नाम था द मूव फॉरवर्ड एंड द प्रो एंड द फ्यू थाई पार्टी, दे आर बोथ प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज। और ये जो पार्टीज हैं, दे हैव सेट अप a new paradigm
और इनने बोल दिया दैट while all the establishments, all the other establishments, all the other parties did poorly, yet the Thai military went after the architect of the opposition. जो पिता लिम जरोनरैट था, उसके अगेंस्ट में थाई मिलिट्री वेंट, और उन्होंने क्या बोला दैट इनका एक प्रॉमिस था ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन दैट दे विल एंड ऑल द साइकिल ऑफ कूप्स एंड दे विल स्क्रैप ऑल द मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था दैट ही विल आल्सो अमेंड द कंट्रोवर्शियल लेसी मेजेस्टी लॉ। अब ये सेम चीजें हैं जो पहले प्रोटेस्ट में बोल रही थी कौन, फ्यू थाई पार्टी। ठीक है, जो यहाँ पे पीएम प्रयुत चान-ओ-चा के अगेंस्ट में पहले पार्टी या मोनार्किकल रिफॉर्म्स के लिए द फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी जो बातें बोल रही थी, वही चीजों के ऊपर दिस पिता लिमजरोनॉट स्टार्टेड द इलेक्शन कैंपेन और उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। एंड नाउ द थिंग इज कि अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इन दी इन सच ए सिनारियो इनने मेजोरिटी भी लेके आए, बट प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम वहां के सेनेट में है। ठीक है, because in parliament the Thailand in the Thailand there is a 750 member bicameral parliament जिसमें 500 MPs होते हैं और 250 senators होते हैं which are appointed by the military, और senators की majority भी चाहिए होती है। A candidate needs support of 376 lawmakers to form the government. However, ये जो पिता है, पिता लेमजेरोनॉट, उनको जो पहले अटेम्प्ट में सपोर्ट मिला था, he only got 13 votes from the Senate. Why? Because Senate is dominated by military. The senators are appointed by military. So that is where the Constitutional Court came up and उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट को सस्पेंड करो, और अभी the one who has been in the position to gain the majority in the assembly, ठीक है, जिनको लोअर हाउस में 500 इलेक्टेड एमपीज में से मेजॉरिटी मिली ऑफ 376, he has been charged with the violation of electoral laws for not disclosing his shares in a media company which was running there. So that is how this state is still in that controversy and in that problematic state. But the problem here is कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें इसके बाद इस सिनारियो को समझने के बाद ये समझना है that India Thailand relationships are very much India Thailand relations, these relations are too much important for India because अगर आप देखो तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी 75 years रिलेशंस पूरे हो गए हमारे, 75 years का रिलेशन पूरा हो गया हमारा किसके साथ, थाईलैंड के साथ। कब हुआ, 2022 में। एंड देयर इज थाईलैंड्स लुक वेस्ट पॉलिसी एंड इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक लुक वेस्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की। and both the countries are brought together and brought closer at different multilateral platforms, जहां पे आसियान आता है ना, ईस्ट एशिया समिट आता है, बिम्स्टेक आता है, और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन आता है। देन देर इज ऑल्सो एशिया कोऑपरेशन डायलॉग एंड देर इज मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। तो इतनी सारी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स है जहां पे इंडिया और थाईलैंड साथ में है। इंडिया और थाईलैंड की रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा सा और हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, और सबसे रीसेंट मोस्ट पॉइंट इज दैट कि 75 ईयर कंप्लीट होने पे देयर वाज अ 2-day विजिट वेयर द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ थाईलैंड visited India to meet the Indian Foreign Secretary, Mr. Saurabh Kumar, and conducted 6th India-Thailand Foreign Office consultations. ठीक है, और उसके बाद आप आगे चलोगे तो आपको ये समझ आएगा that the India-Thailand
रिलेशनशिप्स आर हिस्टोरिकल इन नेचर, कोल्ड वॉर से ही हमारे रिलेशनशिप्स स्टार्ट हो गए थे। पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स में वी हैव बीन सपोर्टिंग द एक्ट ईस्ट पॉलिसी व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2014, व्हिच हैड बूस्टेड द बायलैटरल रिलेशंस अ लॉट, जिसमें हमने जॉइंट कमीशन भी एस्टैब्लिश किया है और जॉइंट कमीशन मीटिंग भी होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। और लास्ट मीटिंग हमारी 2019 में हुई थी, विच वॉज द 8th राउंड ऑफ दिस मीटिंग। डिफेंस में हमारे पास 2012 का एक एमओयू है डिफेंस कोऑपरेशन पे, और हम कुछ एक्सरसाइजेज भी करते हैं जिसमें कोबरा गोल्ड आती है, ठीक है, और मैत्री, ठीक है। एंड मैत्री इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन आर्मीज ऑफ बोथ द स्टेट्स, बोथ द नेशंस। 2006 से ये स्टार्ट हुई थी। इंडिया पैसिफिक और एशिया पैसिफिक मिलिट्री गिव्स इंडिया अ स्टेटस ऑफ एन ऑब्जर्वर प्लस कैटेगरी, ठीक है, ऑब्जर्वर प्लस कैटेगरी का स्टेटस मिला है इंडिया को। एंड देन देर इसमें किसमें कोबरा गोल्ड में इंडिया को दिस दिस इज एक्चुअली एन एशिया पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज। दिस इज लार्जेस्ट मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इन एशिया पैसिफिक रीजन, और इंडिया को यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। प्लस देर आर बायलैटरल ट्रेड टाइज with 40 Indian companies have invested in Thailand, जिसमें टाटा है, TCS है, टेक महिंद्रा, डाबर, किर्लोस्कर, these are Indian companies who have invested in Thailand, and there are other countries who are from Thailand and invested in India. तो the tourism perspective अगर आप देखो तो there are around 300 weekly flights which connect Indian cities and Thailand is a prime Buddhist pilgrimage site, location जहाँ पे pilgrimage के लिए जाते हैं। Plus there is one more thing which is Myanmar Thailand trilateral highway, that is इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो हम बना रहे हैं। प्लस देयर इज एशियन हाईवे नेटवर्क, एंड देयर इज बिम्स्टिक फ्रेमवर्क ऑल्सो, जहां पे हम काम कर। एजुकेशन सेक्टर में भी 72 स्कॉलरशिप्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम थाईलैंड। तो आई गेस दैट्स इनफ फॉर दिस थिंग, फॉर इंडिया थाईलैंड रिलेशंस। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन में, एंड नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूज एंड तेलंगाना, ठीक है। कीप दीज थिंग्स इन माइंड ऑलवेज। एंड first is that the tax evasion by Chinese smartphone companies has been 9,000 crore in 2018 से 2022 तक। इतना ज्यादा टैक्स इवेजन हो रहा है इन फोन कंपनीज के द्वारा। देन कम्स द इंडियन सिटीजनशिप का रिनाउंसिंग, एंड टू a reply by Dr. Jaishankar, he has said that 87,000 people has renounced their citizenship, and around 17 lakh people have renounced their Indian citizenship since 2011, ठीक है। तो आपका यहाँ पे असाइनमेंट होगा कि आप सिटीजनशिप के आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 5 से लेके 11 तक रिवाइज करो, प्लस आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 को रिवाइज करो, ठीक है। और ये दो चीजें आपका असाइनमेंट होगा आज का। देन ऑन दी ईडीज पावर्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हमने बहुत ही डीपली डिस्कस किया हुआ है इससे पहले भी, और आज भी थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है। और हमने ये डिफरेंस भी देखा है दैट हाउ ईडी ऑफिशियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम पुलिस ऑफिसर्स, और पुलिस ऑफिसर का लिया हुआ स्टेटमेंट कोर्ट में पेश नहीं होता है, ईडी ऑफिसर का लिया हुआ स्टेटमेंट कोर्ट में पेश हो सकता है। दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, एंड हाउ जुडिशियरी हैज टू कंटिन्यू इट्स इंटरफेरेंस इन द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। और दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ईडी का, कहाँ पे, GS3 इकोनॉमी का सेक्शन, एंड इकोनॉमी में पर्टिकुलरली इकोनॉमिक क्राइम्स, ठीक है। प्लस GS3 में ही इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। और इंटरनल सिक्योरिटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स प्लस मनी लॉन्ड्रिंग, है ना।
तो सच केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ये सारे केसेस ऐसे हैं, या करप्शन, पीएमएलए, ब्लैक मनी, ये सब चीजें ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस का कोर पार्ट है। तो इसलिए ईडी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी दैट तमिलनाडु का एक मिनिस्टर है जिनका नाम है वी सेंथिल बालाजी, जिनको हाई कोर्ट ने बोला है दैट द अरेस्ट ऑफ द सेंथिल बालाजी इज लीगल बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और सेम वाज द केस हेयर कि अरेस्ट तो लीगल है ही, प्लस आप प्रायर जो है बेल नहीं कर सकते, एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा क्राइम है जो पहले पैसा यहाँ पे था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खोली, फिर उसने तीसरी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करके फिर इस बंदे के पास वापस पैसा आया। तो दिस इज ऑल मनी लॉन्ड्रिंग। इट इन्वॉल्व्स लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स। ये क्राइम्स को समझना ही बहुत बड़ी बात है। और अगर आपने इस लेयरिंग ऑफ फंड्स को सिस्टमेटिक वे में एनालाइज नहीं किया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो कोर्ट ने यहाँ पे हाईलाइट किया था इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर ये एनालिसिस ठीक से करना है, इफ यू डू नॉट वांट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड इन दिस एनालिसिस, तो आपको प्री अरेस्ट बेल भी नहीं देना है। ठीक है, तो दैट इज हाउ हाई कोर्ट हैज आल्सो हाईलाइटेड दिस केस ऑफ पीएमएलए अगेंस्ट सेंथिल बालाजी। डन। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स और पुलिस में क्या अंतर है आपस में? तो देयर आर अनइक्वोकल पावर्स ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट, and the enforcement directorate officials, the dismissing such a contention, the court ruled that provisions have been restructured, और provisions ऐसे हैं enforcement directorate के officials को लेके that there is every possibility of abuse has been prevented, वो powers का abuse नहीं करेंगे। plus to provide the measures of prevention of money laundering, the act has also compelled banks to record the transactions very well। तो दो चार प्रोविजंस यहाँ पे कोर्ट ने हाईलाइट किए हैं अबाउट दी पीएमएलए एक्ट। फर्स्ट इज कि ये प्रोविजंस, ये अब्यूज ऑफ पावर कि जो हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स हैं वो अब्यूज ऑफ पावर भी ना करें, इसके प्रोविजंस भी है एक्ट में, 2002 के एक्ट में। प्लस टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग देयर आर इनफ प्रोविजंस फॉर banking companies, financial institutions, and intermediaries also. However, there is a difference when it comes to arrest by a police officer and arrest by a ED officer. More important thing here is this bedaquiline and the issue जो यहाँ पे हो रहा है टीबी को लेके और पेटेंट को लेके, है ना। इस एडिटोरियल को अच्छे से समझेंगे। बेडाकिलीन इज अ ड्रग, ठीक है, और ये कौन सा ड्रग है? ये टीबी के काम आता है। और किस टीबी के काम आता है? जो टीबी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो, ठीक है, जिस टीबी को किसी भी और दवा से फर्क ना पड़े, वो ठीक ना हो पाए, उस टीबी को का इलाज करने के लिए ये चीज है। एंड देन कम्स कि अभी क्या हुआ है, रीसेंट डेवलपमेंट क्या है कि 18 जुलाई को जॉनसन एंड जॉनसन, J&J, इनका जो पेटेंट था बेडाकिलीन को लेके वो खत्म हो गया। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था जैनसन फार्मास्यूटिकल्स, जिन्होंने फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे, किसके? बेडाकिलीन टैबलेट के, दवा के। अब इन्होंने ट्रायल्स किए, बट इन ट्रायल्स में हेल्प किया था बहुत सारी पब्लिक फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस ने, चाहे उसमें यूएस का इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हो, वो इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी इन्फेक्शियस डिजीजेस टीबी अलायंस हो, वो बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस हो जिनने इनका हेल्प किया, ठीक है। बट द प्रॉब्लम हियर इज, जब पेटेंट की बारी आ गई, जब पेटेंट की बारी आ गई तो उन्होंने बोला दैट दिस इज आवर सोल ओनरशिप एंड दे अडॉप्टेड देयर पेटेंटिंग स्ट्रैटेजीज। और ये कहानी शुरू हुई 2002 से, और 2023 में जाके ये खत्म हो गया कि उनका जो पेटेंट था वो खत्म हो गया। Recently, other TB drugs like linezolid have also decreased their prices over 90%. Why? Because there is this generic competition कि फाइजर के जो का जो पेटेंट था वो भी खत्म हो गया, किसको लेके? लिंजोलिड को लेके। तो वो वाला पेटेंट खत्म हो गया 2015 में। अब क्या होता है, जब किसी टैबलेट का, किसी दवा का, किसी केमिकल कंपोजिशन का पेटेंट खत्म हो जाए, तब वो जेनरिक कैटेगरी में आएगी। और अगर आप देखो तो इंडिया में अगर यही चीज जेनरिक मेडिसिन में
इसको बनाया जाए और बेचा जाए तो इट विल बी अराउंड 48 to 102 डॉलर्स फॉर 6 मंथ्स ऑफ द ट्रीटमेंट, जबकि इसी का डबल प्राइस और विच इज 3 to 6 times लोअर देन द करंट प्राइस विच इज ग्लोबली बी नेगोशिएटेड, कि $272 पे अभी है ये ग्लोबली इसका प्राइस इस ड्रग का। तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा कहाँ पे, $48 पे। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस एंडिंग ऑफ द पेटेंट एंड ऑल इज इंपॉर्टेंट। और इस न्यूज में एक चीज ये है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स विल नाउ बी एबल टू सप्लाई एफोर्डेबल क्वालिटी अश्योर्ड जेनरिक वर्जन ऑफ बेडाक्लीन इन इंडिया। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि इंडियन पेटेंट ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया है क्या, सेकेंड पिटिशन, दिस सेकेंड पेटेंटिंग ऑफ दिस chemical. तो जॉनसन एंड जॉनसन हैज ट्राइड टू जस्ट, एक बार पेटेंट एक्सपायर हो गया, पहला अटेम्प्ट हो गया, पेटेंट एक्सपायर हो गया, अब दूसरी बार वो क्या करते हैं, सेकंड पेटेंटिंग। ठीक है, कि हमारे पेटेंट को रिवाइज करो, और दूसरी बार उनको पेटेंट दिया जाता है। बट इंडिया हैज रिजेक्टेड द पेटेंट। और अब जैसा अगर यहाँ पे देखो तो 34 कंट्रीज with high burden of TB, that is multi-drug resistant TB and TB HIV. This JJ has filed secondary patent over bedaquiline, which were granted in 66 low and low middle income countries. वहां पे grant हो गया, but India has rejected it. ठीक है, 34 कंट्रीज ने ग्रांट कर दिया, बट इंडिया हैज रिजेक्टेड इट। नाउ द थिंग इज कि टीबी कितना ही फेटल है डिजीज, तो टीबी इज वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि कोविड से पहले थी। देन ईच ईयर अराउंड लाइक 500,000, दैट इज 50,000 लोग कम से कम मरते हैं इसकी बीमारी से। प्लस देर इज अराउंड 10.4 million people who develop this drug sensitive TB every year. There is another version of TB जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि लेटेंट टीबी, है ना, कि टीबी होता है बट तब तक नहीं नजर आता जब तक इम्यूनिटी आपकी खत्म नहीं हो जाती। तो मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया इन इट्स नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो सकता है ये इंडिया के लिए, एंड ग्लोबली इंडिया इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर to the this TB is actually the major contributor of antimicrobial resistance, and this continues to be a public threat. तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इशू, और इसको समझना ज़रूरी है और इसको याद करना ज़रूरी है। आपके लिए असाइनमेंट होगा दैट व्हाट इज अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लो। हॉलीवुड मूवीज बना रहा है साइंटिस्ट्स के ऊपर, ठीक है। ज्ञानवापी मॉस्क का अगेन देयर इज दिस डिस्प्यूट, नॉट दिस डिस्प्यूट एक्चुअली इज देयर, डिस्प्यूट तो है ही, बट अभी इस डिस्प्यूट में क्या रिसेंट इशू हुआ है, अभी ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी एएसआई की, जो वहां जाएगी, है ना, और ज्ञानवापी मॉस्क का सर्वे करेगी, वो कमेटी गई है वहां सर्वे करने के लिए। अब इशू क्या है? इशू ये है कि 1991 में एक लोकल ग्रुप ऑफ प्रीस्ट था जिनने बोला दैट हमें परमिशन दिया जाए ज्ञानवापी मॉस्क में जो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है, जो ये मॉस्क है, उसमें वर्शिप करने का। क्यों वर्शिप करनी है वहां पे? बिकॉज दे सेड दैट जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, वो एक्चुअल में वहीं पे था पहले, एंड देयर आर एविडेंसेस दैट कि उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के बाद औरंगजेब हैज डिसाइडेड, और औरंगजेब ऑर्डर्ड हिज गवर्नर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू डिस्ट्रॉय द मॉस्क दिस टेम्पल एंड बिल्ट अ मॉस्क ओवर देयर। ठीक है, अब औरंगजेब ने मंदिर हटा के मस्जिद बना दिया। दिस इज द डिस्प्यूट, एंड इस चीज को आप प्रूव करने के लिए देयर इज दिस केस गोइंग ऑन। तो सबसे पहला चीज ये था मैटर कि इसका जब पिटिशन कोर्ट ने अडॉप्ट किया, which was at that time Allahabad High Court, और Allahabad High Court ने उस टाइम पे बोला that the archaeological study of this complex should be stayed, और videography of the survey of the mosque was ordered। और again so कुछ वुमेन आए, उनने पिटिशन डाला दैट मॉस्क के वॉल्स के ऊपर कुछ मूर्तियां हैं जिनको हमें पूजा करनी है, हमें उस चीज का परमिशन दिया जाए। However, there is contention from the Muslim side also into this case कि according to the Places of Worship Act 1991,
एक तो आप वीडियोग्राफी मत कीजिए, वहाँ पे उसका वायलेशन होगा, एंड ऑल अदर कंटेंशंस आर देयर। बट व्हाट एक्चुअली इज द हिस्ट्री कि औरंगजेब इन 1900 एंड in 1669 ordered the demolition of Vishveshwara temple to build this mosque, and this thing has been mentioned in 1937 में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ बनारस, and this book is written by A.S. Altaker. It's Altaker, ठीक है, and he writes in this book that how this mosque was ordered to be built, है ना। और ये सब चीजें हो गई। The plinth of the temple was left untouched and served as the courtyard of the mosque, and one of the walls of the temple have become Qibla wall, ठीक है। तो इट सेड कि एक वॉल अभी भी टेम्पल का बचा हुआ है जो वेस्ट की साइड में है, इस मॉस्क के वेस्ट के साइड में है। एंड देर इज वन मोर क्लेम दैट देर इज वन नंदी बुल, है ना। नंदी बुल किसके पास होता है? शिव जी के पास होता है ना। विच इज फेसिंग टुवर्ड्स ज्ञानवापी मॉस्क, है ना। रादर इट शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स व्हाट, द ओरिजिनल सैंक्टम ऑफ द सैंक्टोरम ऑफ द टेम्पल। कौन से टेम्पल का? विश्वनाथ टेम्पल का। तो जो बाहर विश्वनाथ टेम्पल है, उस टेम्पल में जो नंदी बुल है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स ज्ञानवापी मॉस्क, ठीक है। इट्स नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द सैंक्टम ऑफ द विश्वेश्वरा टेम्पल। तो दिस इज समथिंग विच इज बिलीव्ड कि एक्चुअल में अगर ये इधर फेस कर रहा है तो एक्चुअल टेम्पल यहाँ पे था, वहां पे नहीं था। तो दीज आर सम इश्यूज, ठीक है, जिनको हमें मतलब समझना है कि एक्चुअल इशू क्या है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चल रही है और इशू क्या है और उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। नथिंग एज सच टू मच इम्पोर्टेंट इज देयर फॉर अस एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स, रादर देन जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़, और इसको समझना ज़रूरी है हमारे लिए, कि हमें इस चीज़ पे एटलीस्ट नज़र हो कि हो क्या रहा है वहाँ पे। Then comes a foreign visit by foreign minister. This Japanese foreign minister is visiting India next week, and he will be discussing about global south. अब ये global south क्या है? Plus Japanese Prime Minister Fumio Kishida has launched the Indo-Pacific policy, और Indo-Pacific policy, जापान का Indo-Pacific policy किस लिए है, और इसका विजिट फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा हायाशी, इनका विजिट यहाँ पे क्यों है? जस्ट टू इंक्रीज दी टाइज, एनहांस दी टाइज विद वेस्ट एशिया एंड अफ्रीकन नेशंस। Plus, they have also this objective of checking the Sri Lanka's debt restructuring process, है ना, in fair and transparent way. Plus, he will also work on the cooperation with India and Bangladesh for Bay of Bengal, Northeast India and industrial value chain concepts. तो ये दो चार चीजें हैं जहां पे ये बात करेंगे, ठीक है। अब इससे ऊपर हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है दैट इंडिया जापान रिलेशंस में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं अभी तक, और जापान का अभी जो न्यू प्लान फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक आया है, जिसको बोला जाता है FOIP, ये क्या है और ये क्यों है, ठीक है। और अभी अगर आप देखो तो ये क्या था, इसका नीड क्यों है? बिकॉज अगर आप देखो तो जापान ने ये चीज क्यों लाई, ठीक है। वाई हैज जापान ब्रॉट अप दिस न्यू प्लान? बिकॉज देर आर जियोपॉलिटिकल इश्यूज लाइक रशिया एंड यूक्रेन वॉर, एंड देर इज चाइनीज assertiveness in South China Sea and East China Sea, and there are assertions and there are aggression. There is this Chinese aggression on the line of actual control, है ना, and aggression in Taiwan Strait, है ना। तो that is why the issue of free and open Indo-Pacific is there now. अब free and open Indo-Pacific के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रूल बेस्ड ऑर्डर प्लस टेरिटोरियल
sovereignty. This should be the key goal, है ना? And this is the goal of this FOIP. This is the objective of Japanese plan. ठीक है, अब इंडिया का क्या रोल है इसमें? तो जापान believes that FOIP policy is a key for the stability and prosperity in international community which is there in Asia and Africa and the two nations of Pacific and Indian Ocean, and Japan considers India as an indispensable partner. ठीक है, and this policy also highlights importance of ASEAN centrality. ठीक है, कुछ ही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बट वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये चीजें अपने आंसर में लिख दी तो आई गारंटी यू कि आपके आंसर्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे और उनमें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. ठीक है, तो FOIP के 4 पिलर्स हैं और ये चीजें याद रखनी है. ठीक है, क्या क्या पिलर्स हैं इसके? 4 पिलर्स. फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ पीस एंड रूल्स फॉर prosperity. Then addressing challenges in Indo-Pacific way. Then fourth principle is multi-layered connectivity. And the fourth point is that extending efforts for security and safe use of sea to air. ठीक है, तो 4 चीजें, 4 की 4 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसमें कोई भी कोताही नहीं करनी है. 4 के 4 प्रिंसिपल्स को याद रखना है. ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम? इन 4 प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए वी विल परस्यू फॉर अ रूल बेस्ड ऑर्डर, है ना, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ परस्यू करेंगे. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोग्राम शुड बी देयर, G20 प्रिंसिपल्स एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी. देन इंडो पैसिफिक वे में क्या करेंगे हम? वी विल बिल्ड व्हाट रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स bilaterally. Japan will build the bilateral projects and it will help in building the bilateral realistic and practical projects. Projects on climate change, food security, global health and cyber security. ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है. प्लस मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी में जापान क्या करेगा? मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी में फर्स्ट ऑफ द ऑल इट विल डू फर्स्ट थिंग साउथ ईस्ट एशिया, देन साउथ एशिया एंड देन साउथ पैसिफिक एंड द आइलैंड कंट्रीज. अब 3 चीजों पे ये काम करेगा, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक. अब पहला काम कहां पे करेगा? इट विल एस्टैब्लिश $100 million फंड फॉर Japan ASEAN integration. ठीक है, this is known as Japan ASEAN integration fund. ठीक है, ये वाला फंड एस्टेब्लिश करेंगे. सेकेंड थिंग, दे विल ऑल्सो प्रमोट द बे ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया वैल्यू चेन. अब इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. एंड थर्ड थिंग इज दैट जापान इज डेवलपिंग दिस पलाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट terminal in the Western Pacific Ocean, and this is being supported by Japan. And the major connectivity initiatives like East-West Economic Corridor. ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे? East-West Economic Corridor. Plus there will be Southern Economic Corridor.
ठीक है, एंड बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ जोन। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे होंगी। एंड द फोर्थ मोस्ट पार्ट एंड द फोर्थ मोस्ट पिलर of this Japan's FYP is that safe and secure sea to air travel. अब इसमें जापान क्या करेगा? The first thing is the strategic use of official development assistance. ठीक है, this will implement the strategic use of official development assistance, and the maritime law enforcement agencies will be there for, and this Japan will help in the improving and the strengthening of the capabilities of maritime law enforcement agencies. ठीक है, तो सबसे important चीज है what? Maritime law enforcement agencies, और ये लोग को कैपेबिलिटी एनहांसमेंट करेंगे थ्रू ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्लस डेवलपमेंट कोऑपरेशन चार्टर एंड दी गाइडलाइंस फॉर ओडीए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एंड जापान हैज आल्सो अनाउंस्ड अ $75 बिलियन प्राइवेट पब्लिक फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडो पैसिफिक रीजन बाई 2030 तक यहाँ पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा जापान। डन। तो वापस आते हैं हम अपने एडिटोरियल पे। These are the points about India-Japan relations and Global South. Global South is a term which is used for the southern nations. A different kettle of fish in Jammu and Kashmir. So this is trout fish. ठीक है, this trout fish was actually brought into Kashmir by a Scottish man, or which by from Europe only, Scotland only, and around 1800 trout eggs were brought in. Then now the production has increased a lot, and the Kashmiri people who want actually this fish now to export this fish back to Europe, because this fish lives in the cold running water. इसको याद रखना है, किसमें? कोल्ड रनिंग वाटर। बट इसमें एक इशू ये है कि अब प्रॉब्लम ये आ रहा है दैट ग्राउंड वाटर टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजिंग, एंड दिस फिश इज इन कश्मीर बिकॉज देयर आर नेचुरल स्प्रिंग्स आल्सो, बट नाउअडेज there is something called as recirculating aquaculture systems which depend on groundwater to create in-house ponds for trout farming. This is something which is being subsidized by the government. However, अगर वहां पे like unregulated use of groundwater ho, so then it can cause a problem and severe shortage of groundwater in such scenario. So this is something which has to be taken care of by the local government. However, this trout fish is a bit important, and the fishery industry is a bit important for India at large. ठीक है, हमारा बहुत सारा कल्चर ईस्ट का, बंगाल, वेस्ट बंगाल, like बिहार, and particularly north Jammu and Kashmir, and some these coastal states down there. तो सी फूड का बहुत ही अच्छा कल्चर है इंडिया में। ठीक है, वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ सी फूड, particularly this type of fish, that is trout fish, which can actually 500 to 600 rupees kg in the local market. This can bring in gains, and this is being said that trout will be the next product from the Kashmir after the Kashmiri apple, after the exports of the Kashmiri apple. So I guess this is enough for this newspaper, and this is all in this newspaper. Odisha, ठीक है, the Odisha cathedral which has been attacked by Russia because Ukraine has set up itself for a counter offensive which has failed, and this UNESCO protected historic city center is currently ablaze, और इसमें प्रॉब्लम्स इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है इन दिस अटैक। ठीक है, तो वेयर इज दिस एक्चुअली लोकेटेड? ठीक है, दिस कैथेड्रल। तो
The thing is, this Google Earth has lost the connection. Otherwise, I would have shown you कि ये कैथेड्रल कहाँ पे है, ओडेसा सिटी कहाँ पे है. And yeah, that's it for today. I hope you like this session, and this is actually fruitful for you. And anyone who tells you that कि हिंदू का एनालिसिस आधे घंटे में खत्म होना चाहिए, 2 घंटे में खत्म होना चाहिए, 1 घंटे में खत्म होना चाहिए, this is totally something which is a myth in with respect to the newspaper. अगर आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है स्टैटिक के साथ, तो इट टेक्स टाइम. आप खुद से पढ़ो तो 2 घंटे लग जाते हैं. ठीक है, आप इस डिस्कशन में आओ. 1 hour 20 minutes is the max which we have reached. Today it might be a bit more, but yes, it's very much, very much, very much fruitful. ठीक है, आपके लिए असाइनमेंट होगा, what are red shirts and who wear the yellow shirts in Thailand. ये 2 कौन ग्रुप्स थे थाईलैंड में. और रेड शर्ट्स जो है ना, ये भी थाईलैंड में था, येलो शर्ट्स भी थाईलैंड में थे. बट रेड शर्ट्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे थे. ठीक है, अब इनको उस टाइम पे क्या बोला जाता था, कौन था इनका लीडर, और किसने ये रेड शर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अरेंज की थी मॉडर्न हिस्ट्री में. बट यहाँ पे 2006 के रेड शर्ट्स और 2006 के येलो शर्ट्स थाईलैंड में कौन थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. जय हिंद, जय भारत. 9031036712 ये हमारा नंबर है. आपको कोई भी दिक्कत हो, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरा नाम लीजिए, एंड यू विल बी कनेक्टेड टू मी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू once अगेन.